गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का राजनीति शास्त्र का पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर 2 है संघवाद, नाम है चैप्टर का। और इसमें हम पिछली क्लास में हमने कुछ प्रश्न पढ़े थे। इस क्लास में हम कुछ दीर्घ उत्तरीय और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए अध्ययन करते हैं कुछ क्वेश्चनों का। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है। तो चलिए, इसमें पूछा गया सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है कि संघीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए। संघीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण जो हैं विशेषताएं उनका हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। यहाँ जो सरकार होती है वो 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। तो नंबर 2 को अगर हम पढ़ें तो नंबर 2 हमारा क्या, पहला नंबर हमारा क्या था कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरा नंबर है कि अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, उन्हें लागू करने, ठीक है, और कर वसूल करने, ठीक है, उन्हें लागू करने और कर वसूल करने तथा प्रशासन करने का प्रत्येक का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, परंतु कानून बनाने, उन्हें लागू करने और कर वसूल करने तथा प्रशासन करने का प्रत्येक का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि सभी स्तरों की सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। सभी स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। जो संविधान में होते हैं वो स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, वो वर्णित होते हैं, जिसके कारण संविधान प्रत्येक स्तर की सरकार के अस्तित्व की भी गारंटी देता है। ठीक है, जो संविधान होता है वो प्रत्येक स्तर की सरकार के अस्तित्व की भी गारंटी देता है। तो अगला पॉइंट है हमारा 4 नंबर। देखिए इसमें क्या है, संविधान की मौलिक व्यवस्था। ठीक है, संविधान की मौलिक व्यवस्था को एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। ठीक है, जो संविधान है हमारा उसकी मौलिक व्यवस्था जो है की गई है उसे अगर एक स्तर की जो सरकार अगर चाहे कि हम इसको बदल दें तो बदल नहीं सकती, बल्कि दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो न्यायालयों को संविधान तथा विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। ठीक है, न्यायालयों को संविधान तथा विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। आपसी अधिकारों से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है। कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है। मतलब आपसी अधिकारों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही निपटाया जाता है। अगले वही पॉइंट की बात करें तो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए जो राजस्व होता है, ठीक है, वो क्या होता है, राजस्व के जो स्रोत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे जो हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ सूची के
कुछ विषय बताने हैं आपको, इन विषयों पर कौन कानून बना सकता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए संघीय व्यवस्था की जो संघ सूची होती है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं अभी हम पढ़, जो संघीय सूची होती है, ठीक है, कौन सी होती है, संघीय सूची। तो संघीय सूची के अंतर्गत जो आते हैं विषय हमने पढ़ा था, सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग तथा मुद्रा और जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, ठीक है। इन पर कानून बनाने का जो होता है अधिकार संघीय सरकार का होता है, ठीक है। तो हमसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। पहला पूछा गया था कि भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ सूची के कुछ विषय बताइए। तो जो विषय थे वो थे मेन हमारे रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, ठीक है, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं इसमें। फिर पूछा गया था कि इन विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो इन विषयों पर जो संघ के अंतर्गत आते हैं उस पर केवल संघीय सरकार, मतलब केंद्र सरकार ही केवल इसमें कानून बना सकती है। दूसरी चीज, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की यहाँ बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है राज्य सूची के मुख्य विषय बताओ, इन विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो देखिए राज्य जो सूची के मुख्य विषय हैं वो है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, ठीक है। जो राज्य सूची के मुख्य विषय हैं वो कौन कौन से हैं, तो मुख्य विषय हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई। जैसे जो प्रांतीय महत्व के विषय हैं जो राज्य सूची में शामिल होते हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास ही होता है। मतलब ये जैसे ये पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई हमने पीछे पढ़ा भी था, ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और इन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ राज्य सरकार के पास ही होता है। किसी अगर विशेष कोई कंडीशन आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, तो उस विशेष परिस्थिति में संघीय सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है। मतलब अगर विशेष कंडीशन आती है तभी इसमें जो केंद्र सरकार है हस्तक्षेप करती है, नहीं तो सिर्फ ही इसको जो चलाता है, इस पे कानून बनाता है, वो राज्य सरकार के पास ही होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है समवर्ती सूची के मुख्य विषयों का वर्णन कीजिए। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है। तो देखिए समवर्ती जो सूची है उसके अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय समवर्ती सूची में होते हैं। इन विषयों पर 2 स्तरों की सरकारें कानून बना सकती हैं। पहली राज्य सरकार, दूसरी केंद्र सरकार। मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो समवर्ती जो सूची होती है उसमें दोनों स्तरों की सरकारें कानून बना सकती हैं और टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वो ही मान्य होता है। मतलब जैसे राज्य सरकार और अगर केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे की बातें नहीं स्वीकार करते, मतलब दोनों में टकराव की स्थिति होती है, तो उसमें जो केंद्र सरकार की बात ही क्या होती है, मान्य की जाती है। ये भी कंडीशन है कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार की ही, जो केंद्र सरकार कहेगी उसी पर कार्य किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया जो कानून है वही फॉलो किया जाता है, ठीक है, मान्य होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है अवशेष शक्तियाँ क्या होती हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। अगर अवशेष शक्तियों की बात करें तो अवशेष शक्तियों की बात करें तो वे सभी विषय जो शक्ति विभाजन के अनुसार किसी भी सूची में नहीं है। वे सभी विषय जो शक्ति विभाजन के अनुसार किसी भी सूची में नहीं है अवशेष शक्तियों में शामिल होते हैं। वे सभी विषय जो शक्ति विभाजन के अनुसार किसी भी सूची में नहीं है अवशेष शक्तियों में शामिल होते हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे बात करें जैसे में कौन आ जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार के पास होता है। इन विषयों पर अगर कानून कोई बना सकता है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती
है। मतलब केंद्र सरकार या संघीय सरकार एक ही बात है। संघीय सरकार, संघीय शब्द जो होता है वो केंद्र का ही होता है, तो केंद्र सरकार ही इस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, उदाहरण देके बताओ कि भारतीय संघ के सभी राज्यों को बराबर के अधिकार कैसे नहीं है। ठीक है, हमें एक उदाहरण देके बताना है कि यहाँ पे जो भारतीय संघ होता है, वो भारतीय संघ में जितने भी राज्य शामिल हैं पूरे केंद्र में, मतलब पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, उनको बराबर के अधिकार कैसे नहीं है, कैसे नहीं प्राप्त है, उनके बारे में हमको उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संघ के जो सभी राज्य हैं उनको बराबर का अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा मात्र राज्य है जिसका अपना संविधान है, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन है इसलिए इसमें लिखा हुआ है, भारत में जो जम्मू कश्मीर था एकमात्र ऐसा राज्य था, है कि जगह में कर लीजिएगा था, अब ये है नहीं। ठीक है, जिसका अपना संविधान था, जिसे अब हटा दिया गया है। 370 धारा के अंतर्गत ये आता था, इसको अभी हाल ही में 2019 में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी अब एक कैसा राज्य बन गया है, तो एक ये राज्य बन गया है हमारा, किस तरह का राज्य, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। जो इसमें विशेष अधिकार दिए गए थे वो अब क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले था लेकिन अब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना था। ठीक है, जिसका अपना संविधान था। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बिना कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता था। ठीक है, सब था लगा देना, क्योंकि अब ये हट चुका है। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। ठीक है, क्योंकि ये बीते हुई बात हो गई है, अब ये इस तरह की नहीं कानून है यहाँ पे, तो ये था सब जगह पे आप लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब हट गया, जम्मू कश्मीर को एक विशेषता को दर्जा दिया गया था 370 के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, वो धारा हटा दी गई है, मतलब वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो कई अन्य राज्यों के लिए भी इसी प्रकार की कुछ विशेष व्यवस्था की गई थी। ठीक है, की गई है। ठीक है, तो अब ये थी वाले कंडीशन में क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये बात थी, ये पुराना क्वेश्चन मतलब पहले की बात कर रहा है, लेकिन वर्तमान में ये बदल चुका है। ठीक है, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, राज्य न बना करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें था जहाँ पे है वहाँ पे था लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करें तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, केंद्र तथा राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है उसमें कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। तो देखिए, बात करें अगर केंद्र का जो होता है वो प्रधानमंत्री मालिक होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का एक बंटवारा है वो संविधान की एक बुनियादी बात है, वही है। ठीक है, सत्ता विभाजन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आसान नहीं है। अकेली संसद इसमें कोई चीज नहीं बदल सकती। यदि कोई भी परिवर्तन करना पड़ जाए तो पहले संसद के दोनों सदनों 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से पास करवाना पड़ता है। पहले तो ये दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, 2/3 से 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से ये पास करवाना पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि संघ और राज्यों में एक ही राजनीतिक दल का शासन हो तो दोनों के बीच आपसी संबंध कैसे होते हैं। यदि दोनों स्तरों पर अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं तो संबंध कैसे होते हैं। भारत के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में केंद्र तथा अधिकार राज्यों में काफी समय तक एक ही राजनीतिक दल का शासन रहा, जिसके कारण राज्य सरकारों ने अपनी स्वायत्त संघ की इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र तथा राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें बनी तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के
अधिकारों की उपेक्षा करने का प्रयत्न किया। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार प्रायः संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग करने की कोशिश करती है, जो संघवाद की भावना से प्रतिकूल है। यहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि भारत में जो अपनाई गई भाषा नीति है उसका वर्णन कीजिए। तो भारत में जो अपनाई गई भाषा नीति है उसे हमने राष्ट्रभाषा, जो भाषा अपनाई गई है उसको हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है भारत में, ठीक है। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा केवल इसलिए माना गया है क्योंकि यह 40% भारतीयों की मातृभाषा है। कैसी है? मातृभाषा, लोग यही बोलते हैं, ठीक है। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते कि उसे वह विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं और उनका अधिकतर काम अपनी राजभाषा में ही होता है। हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के प्रयोग को अधिक बढ़ावा दिया है क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है, क्योंकि सबकी ज़्यादातर लोगों की, ये 40% लोगों की मातृभाषा है। संविधान के अनुसार अगर बात करें तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है, तो सरकारी अगर कामकाज की भाषा है तो वो भी कैसी है? हिंदी है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख दीजिए सरकारी कामकाज की भाषा भी कैसी है? हिंदी, ठीक है, हिंदी है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग है, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि संघीय शासन जो व्यवस्थाएं हैं उनका गठन कैसे किया जाता है। तो संघीय शासन व्यवस्थाओं का गठन प्रायः 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तरीका है दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को लेकर एक बड़ी संयुक्त इकाई का गठन करना। इसमें सभी स्वतंत्र राज्यों को अपनी संप्रभुता का त्याग करते हैं। जो सभी स्वतंत्र राज्य हैं वो अपनी संप्रभुता का त्याग करते हैं, अपनी अपनी पहचान को भी बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा और खुशहाली के लिए रास्ता अपनाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि। इस प्रकार की शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रांतों को समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र से अधिक शक्तिशाली भी होते हैं। दूसरा तरीका है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का जो गठन किया गया और फिर राज्यों तथा राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया। पहले गठन किया गया, फिर सत्ता का क्या किया गया, दोनों में बंटवारा कर दिया गया। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसमें अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन आदि में, ठीक है। जैसे जैसे कहाँ पे, तो जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन में केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। तो इस तरह से गठन किया जाता है संघीय सरकार में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करें। हमें अंतर बताना है दोनों के बीच में। तो चलिए हम पहले एकात्मक शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं, उसके बाद संघात्मक सरकार की बात कर लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। संविधान जो संशोधन है वो कौन कर सकती है? तो संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती हैं, इसमें एक ही नागरिकता होती है।
केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है। जो केंद्र सरकार होती है वो राज्यों से शक्तियां ले सकती है। ये है एकात्मक शासन व्यवस्था। अब हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। जो केंद्रीय सरकार होती है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। जो केंद्र सरकार होती है वो अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। जो शक्तियां होती हैं इसमें कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। कई संघ व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। यहाँ पे जो संघात्मक शासन व्यवस्था में होती है तो दोनों स्तर की जो सरकारें होती हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र में क्या होती हैं, स्वतंत्र मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन हमें दिया है, स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध हुए हैं, बदलाव हुए, उनके बारे में वर्णन किया है। तो पहले अगर बदलाव की हम बात करें तो पहला बदलाव जो हुआ है वो हुआ है विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें बनी है। दूसरी चीज गठबंधन जो होता है, गठबंधन सरकारों के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है, जो गठबंधन सरकार इस समय बनती है तो उससे जो केंद्र सरकार होती है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। आगे लिख दीजिएगा कर, ठीक है, सकती है। ठीक है, कर सकती है। ठीक है, आगे तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी होती है। अगली बात करें तो केंद्र राज्य तनाव में कमी भी होती है। केंद्र और राज्य के बीच में जो तनाव होता है उसमें भी कमी होती है। अगला, केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार भी होता है। केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार भी होता है। अगली चीज कि केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों का ख्याल भी रखा जाता है। केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यों के हितों का ख्याल भी रखा जाता है। अगली बात करें हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया मतलब कहा गया है कि पंचायतों की 3 परेशानियों का वर्णन कीजिए। तो अगर पंचायतों की 3 परेशानियों की बात करें तो पहली बात होगी हमारी जागरूकता का अभाव। दूसरी चीज पंचायतों के चुनाव से। अगली, गुटबंदी की शुरुआत। अगले स्टेप की बात करें तो धन का अभाव। ठीक है, चौथा नंबर हमारा है। 5वें नंबर की बात करें तो अधिकारियों की मनमानी। पहला होगा जागरूकता का अभाव, दूसरी चीज पंचायतों के चुनाव से, तीसरी चीज गुटबंदी की शुरुआत से, और चौथी चीज धन के अभाव से, और 5वीं चीज अधिकारियों की मनमानी से। इन 5 कारणों से, यहाँ पे 3 परेशानियों की बात की गई है, यहाँ पे 5 दे दी गई हैं। तो पंचायतों की 3 परेशानियां यही हैं कि जागरूकता, अगर पंचायत नहीं होगी तो जागरूकता में अभाव हो जाएगा, पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाएगा, गुटबंदी की शुरुआत हो जाएगी, धन का अभाव हो जाएगा, और अधिकारियों की मनमानी हो जाएगी। ये 3 परेशानी है किसकी, ये है पंचायत की 3 परेशानी है कि जागरूकता का अभाव है, पंचायतों का चुनाव होता है, गुटबंदी की शुरुआत हो चुकी है, धन का अभाव भी है, और अधिकारियों की मनमानी भी होती है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था पंचायती राज्य की 3 परेशानियां बतानी थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज्य की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3 विशेषताओं का वर्णन के बारे में बात करेंगे तो पहला, स्थानीय स्तर पर जो है सरकारों का गठन किया जाए। दूसरी चीज, समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निपटारा। तीसरी, समय तथा धन की बचत, और चौथी बात है स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास और जागरूकता। ठीक है, स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास और जागरूकता। कुछ हम लघुत्तरीय प्रश्नों की भी इसी मतलब पाठ
बात कर लेते हैं। तो देखिए जो लघुत्तरी प्रश्न है हमारे, मतलब अति लघुत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो बेल्जियम में जो सरकार है वो संघीय प्रकार की ही सरकार है। अगली बात करें कि श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है। तो श्रीलंका में एकात्मक प्रकार की सरकार है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सरकार का वह प्रकार जिसमें शक्तियां केंद्रीय सरकार तथा उसको बनाने वाले हिस्सों में बांटी जाती हैं क्या कहलाता है। तो सरकार का वह प्रकार जिसमें शक्तियां केंद्रीय सरकार और उसको बनाने वाले हिस्सों में बांटी जाती हैं उसे संघीय कहा जाता है। अगली बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो संघीय सरकार में सबसे शक्तिशाली कौन होता है। तो संघीय सरकार में सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है। अगली बात करें संघ का निर्माण किस प्रकार के ढंग से किया जाता है। तो संघ का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें वह क्षेत्र जिसमें किसी के पास कानूनी शक्ति होती है क्या कहलाता है। तो वह क्षेत्र जिसमें किसी के पास कानूनी शक्ति होती है कार्य क्षेत्र कहलाता है। अगली बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो क्या है, भारतीय संविधान में विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो समवर्ती विषयों के सूची पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून। तो देखिए आंसर में लिखा है कि दोनों सरकारें बना सकती हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो अवशिष्ट विषयों पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकती है। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करें भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो देखिए पहले दिया गया था, अब ये हट चुका है, ठीक है। विशेष दर्जा प्राप्त था लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, दिया गया नहीं यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए। तो दिया गया ना करके यहाँ पे लिख दीजिएगा प्राप्त था, ठीक है, लिख दीजिएगा भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, अब हट चुका है। तो ये प्राप्त था जम्मू और कश्मीर को, लेकिन अब ये जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया था अब इसे समाप्त कर दिया गया था 2019 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है अगला हमारा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जो संरक्षक होगा उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं। तो देखिए उस प्रक्रिया को कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के द्वारा जिसमें कुछ शक्तियां होती हैं केंद्र और राज्य सरकार को दे दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था। तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 को हुआ था। 73वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ था 1992 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्थानीय सरकार में स्त्रियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। स्थानीय अगर सरकार की बात करें तो स्थानीय सरकार में पूछा गया है कि जो महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पे। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उनके बारे में बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो अभी हमने दीर्घोत्तरी में पढ़ा था कि 40% लोगों की जो भाषा है वो मातृभाषा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा
कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं माना गया है? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं माना गया है। ठीक है, तो देखिए 22 भाषाएं जो हैं वो अनुसूचित भाषा मानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन था, एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं गठबंधन सरकार। जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जिसमें मिलती हैं उसे बोलते हैं गठबंधन सरकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं मेयर। क्या कहते हैं? मेयर हमारा राइट आंसर होगा। नगर का जो प्रमुख होता है उसे, नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे मेयर कहा जाता। ये क्वेश्चन जो था 5 नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे बस था कर लीजिएगा। ठीक है, था, यहाँ पे था कर लीजिएगा, ना कि है, क्योंकि अब हटा दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे कि भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो था इसको प्राप्त जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन अब वो हटा दिया गया है 2019 में। ठीक है, तो अब इसे जो दिसंबर में हटाया गया था, तो अब इसे जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, मतलब था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 हमारा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन कराता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा न्यायपालिका कराती है। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं कहलाती हैं। स्थानीय शासन वाली जो सरकारें हैं जो शहरों में काम करती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये पूछा गया है। तो वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो वो कहलाती हैं नगर पालिका और नगर निगम। जो शहरों में काम करती हैं उसे बोलते हैं नगर पालिका और नगर निगम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है। तो केंद्र सूची में जो शामिल नहीं है वो नहीं शामिल है कानून व सुरक्षा। ये कानून जो पुलिस वाला है, ठीक है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी रेलवे, मुद्रा और बैंकिंग ये तीनों ही केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। पहली कौन सी? तो पहली हमारी है कौन सी, आपने पढ़ा है, इसको पढ़ाया भी गया है आपको। तो पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी हमारी कौन सी थी? तीसरी हमारी थी समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन एक था हमारा, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न का था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को देती हैं उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर जो स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर था ये हमारा यहीं पे होता है एंड। ठीक है, तो हम कल अगले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहीं से हमारा जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 था वो होता है फिनिश।